विल बी स्टडिंग अबाउट ग्रीस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि हमने एक वीडियो में भी देखा था, लेकिन अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। जो ग्रीक की हिस्ट्री होती है, देखो मैंने आपको कहा था ना कि चीज़ों के नाम बदलते रहते हैं, तो जो ग्रीक है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, मिनोअन सिविलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद माइसीन जो है 1400 बीसी में से ये सिविलाइजेशन आई और धीरे धीरे ग्रीक पीरियड का जन्म हुआ। तो जो माइसीनियन पीरियड था वो 1400 से लेकर 1200 बीसी तक रहा, और इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बैटल्स का मतलब कि लड़ाइयाँ हुई। छोटी छोटी किंगडम्स के लिए लोग जो है वहाँ पर आपस में लड़ते रहते थे। एंड द मार्क ऑफ अ वाइस मैन वॉज हिज वेलर इन द बैटल। तो एक जो दिमाग वाला पर्सन जो इसमें जो था वो ये था कि जो जीत जाए, जिसकी तलवार ज़्यादा चले, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो वाला काम वहाँ पर था। जो औरतें थी वो भी फ्री थी और बिल्कुल फियर्स थी, जैसे कि मेल काउंटर पार्ट्स थे उनके। फियर्स का मतलब होता है बहादुर, एकदम निडर टाइप्स लेडीज़ थी। और एक वन ऑफ द मोस्ट रिटन अबाउट द लेजेंडरी बैटल ऑफ द पीरियड वॉज, वहाँ पर जो जैसे हमारे यहाँ पे पानीपत की लड़ाई या इस तरह की झांसी की लड़ाई, ये बहुत कॉमन होती है। इसी तरीके से वहाँ पर की जो एक कॉमन वॉर थी उसे हम ट्रोजन वॉर कहते थे, जो कि ग्रीक पीरियड की पुराण कथाओं में या पोएम्स में भी आपने सुनी, जो कि 8th सेंचुरी बीसी के आसपास थी। आप अपने इंटरनेट पे जाके ट्रोजन वार ज़रूर एक बारी देखना, तो आपको पता लगेगा कि क्या स्टोरी थी। द माइसेनियन पीरियड इज़ फॉलोड बाय डार्क एजेस। मतलब माइसेनियन पीरियड के बाद आपके डार्क एजेस आई, जो 1100 से लेके 800 बीसी तक रही। तो इट वॉज ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग किंगडम थी, ये वाली जो किंगडम थी जब ये अपने गिरावट की तरफ थी, तो यहाँ के लोग जो थे और भी ज़्यादा वाइल्ड और बोल्ड हो गए, जिनको कि ये बोलते थे डोरियंस। वो ग्रीक उसमें एंटर कर गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेनलैंड ग्रीस वंस अगेन इमर्ज्ड एज प्रॉस्परस स्टेट अराउंड 800 बीसी। तो उनके आने के बाद 800 बीसी के आसपास फिर से जो है ग्रीस का जो एरिया था वो एक फिर से फलने फूलने लगा। वहाँ की जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, लोग हमेशा एक दूसरे मारने पर उतारू रहते थे, मैं इसकी किंगडम ले लूँ, मैं उसकी किंगडम ले लूँ, तो वो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं शांत होने लगी। आर्किक एज इज़ द टाइम व्हेन ग्रीस एंटर्ड इनटू द सीरीज ऑफ वॉर्स विद पर्शिया। तो ये एक ऐसी एज थी आर्किक एज जिसमें कि पर्शिया के साथ ग्रीस की जो है लड़ाई होने लगी थी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो पर्शिया है वो आज की डेट में इजिप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जब कोई नाम ले रही हूँ, किसी जगह की बात कर रही हूँ, तो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और इस पीरियड के दौरान क्या था, बहुत लोग जो थे जिनको हम बोलते हैं इन्वेडर्स, का मतलब होता है जो आपके देश में घुस जाएं बिना आपकी परमिशन के, तो उनको हम इन्वेडर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या था कि ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स जो थे, जो कहाँ से थे, एशिया माइनर से थे। इनको बोला जाता था आयनियंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीक को कैप्चर कर लिया, मतलब उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो डोरियंस जो होते थे, जो डोरियंस के मुकाबले जो आयनियंस थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेड में विश्वास करते थे। ट्रेड का मतलब होता है कि व्यापार करना, तो वो व्यापार वगैरह काफ़ी करते थे। तो इस मामले में वो बहुत ज़्यादा आर्ट, कॉस्ट्यूम, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और वो बहुत ग्रेसफुल तरीके से रहते थे। सो एथेंस बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ ग्रीक ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो एथेंस है ये एक जगह का नाम है जो कि इस पीरियड के दौरान ग्रीक में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया था। सो आर्किक एज इज़ फॉलोड बाय क्लासिकल पीरियड। तो आर्किक एज निकल गई, उसके बाद क्लासिकल पीरियड आया, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव पीरियड था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। तो इस पीरियड के अंदर ग्रीक के जो फिलासफर थे, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल और स्केटिस, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जिन्होंने बहुत सारे ड्रामाज वगैरह लिखे आपके, ये सब लोग जो हैं इसी टाइम पीरियड के अंदर ग्रीस में आए और ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। आज की डेट में भी जब हम कोई ड्रामाज की बात करते हैं या कोई फ़िलासफ़ी की बात करते हैं या किसी एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, तो इनका नाम लिया जाता है।
तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रीक जो था वो नई नई चीज़ों में एक्सप्लोर होता रहा और कुछ लोग इनके ऊपर आके शासन करते रहे। जो ग्रीक कल्चर था वो बूस्ट होता गया और धीरे धीरे उसके ऊपर अलेक्जेंडर द ग्रेट का राज हो गया। सो अलेक्जेंडर जो था उसने एक एम्पायर बनाया जिसने उसको खूब दूर तक वो ले गया, जीतता गया, इजिप्ट तक ले गया, इन द वेस्ट इंडियन ओशन इन द ईस्ट, मतलब जो आपके इंडियन ओशन है वहाँ तक वो उसको ले गया। उसकी डेथ कब हुई? 323 BC में। सो जो ग्रीक थे दे इन्फ्लुएंस ग्रीक इन्फ्लुएंस स्टार्टेड टू वेन वाइल दैट ऑफ द रोमन्स बिगेन टू एक्सपैंड। सो जैसे जैसे ग्रीक जो है वो हल्का होता गया उसका, तो रोमन्स जो है नाम उनका एक्सपैंड होता गया। अगर हम कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो द ग्रीक सोसाइटी ड्यूरिंग आर्किक एज, जिसको हम आर्किक एज बोलते हैं, उसमें जो ग्रीक सोसाइटी थी उसको किस नाम से और रेफ़र किया जाता था? होमरिक टाइम्स, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट था उस टाइम पे, उसको होमर कहते थे, तो उसके नाम से भी इस पीरियड को जाना जाता था। उसने क्या किया, एक कॉमनर्स और नॉबल्टी का एक चरित्र उसने उस टाइम पे पेश किया। ईच होम विच वॉज बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज मेड लाइक अ फोर्ट्रेस विद हाई वॉल्स। मतलब फोर्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि हर एक घर जो था उसको एक किले की तरह बनाया जाता था, उसकी वॉल्स हाई होती थी ताकि उनको बाहर के लोगों से, अटैक से, इन सब चीज़ों से बचा के रखा जा सके, क्योंकि उनके पास में सी भी था। So households were usually self-sufficient, producing their own food and clothing. तो जो लोग थे वहाँ पे उस टाइम पे जो रहते थे वो अपना खुद का खाना उगाते थे और खाते थे और खुद के कपड़े की पैदावार करते थे और उसको इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लिनन हो गया या वूल हो गई, तो अपने ही मवेशी पाले और उनके बाल उतार के उन्हीं से अपने कपड़े जो है बना लिए, तो उनको खास कोई ज़्यादा उनकी ज़रूरतें नहीं होती थी। दिस सिंपल ग्रीक कम्युनिटी ग्रू इनटू सिटीज़। धीरे धीरे वो किस में फैलने लगी? सिटीज़ बनने लगी, सोफिस्टिकेटेड होने लगी, उनकी अर्बन ऑर्गेनाइजेशन होने लगी ड्यूरिंग द लेटर क्लासिकल एज। तो जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया तो वो लोग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते गए और अर्बनाइजेशन होती गई। द पॉपुलेशन इन एथेंस वॉज कम्पोज ऑफ एडल्ट मैन। तो वहाँ पर कौन कौन था? वहाँ की पॉपुलेशन में एडल्ट मैन थे, हु वर द एक्टिव सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक, जो आदमी थे वो ज़्यादा काम करते थे और वो ही एक्टिव रहते थे। जो लेडीज़ थी और जो बच्चे थे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। तो जो फॉरेनर्स होते थे वहाँ पर वो भी रहते थे और कुछ लोगों को वहाँ पर स्लेव बनाकर भी रखा जाता था। तो आदमी क्या क्या एंजॉय करते थे? उनको पब्लिक जिम्नेजियम इस्तेमाल करने की सुविधा थी, वो फेस्टिवल्स अटेंड करते थे, और जब वो काम नहीं करते थे तो वो इंजॉय करते थे। एंड वुड अटेंड दी असेंबली ऑफ दी लॉ कोर्ट्स, मतलब कि जब भी कोई राजा कोई लॉ कोर्ट की कोई मीटिंग रखता था तो वो उसको भी अटेंड करते थे। ठीक, तो जो वुमन थी वो उनको थोड़ी पोजीशन कम मिली हुई थी, वो दे स्टिल एंजॉयड रेदर ओपन रिलेशनशिप विद मैन। ओपन रिलेशनशिप मीन्स उस टाइम पे लेडीज़ जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि शादी करके आपने किसी के साथ घर बसाना है, आप वैसे ओपन रिलेशनशिप में भी वो रहती थी। However, their position in the society further deteriorated during classical age। मतलब धीरे धीरे उनकी जो पोजीशन थी वो गिरती गई क्लासिकल एज के टाइम पे, जब when women even from good families had no political power। जो बहुत अच्छी जैसे राजा महाराजाओं की लड़कियां जो राजकुमारियां वगैरह होती थी उनके पास भी कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं रही, तो इस वजह से उनकी जो दशा थी वो धीरे धीरे ख़राब होती गई और उनको अपने ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। दूसरे लोग ही उनको जो है हैंडल करते थे और वही लोग जो हैं उनको बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट दे यूज्ड टू डू। तो ये देखो मैं इस टाइम पे यहाँ पर हूँ, क्लासिकल एज व्हेन वुमेन इवन from good families had no political powers and had no control over their own destiny। अब हम इस लाइन पे आ रहे हैं। वुमेन वर रिक्वायर्ड टू बी वेल्ड व्हेन आउटडोर्स। वेल्ड का मतलब होता है कि वो ढक के, जैसे बुर्का पहनते हैं ना, ऐसे उनको बोलते थे कि आप अपने आप को ढक के रखो जब आप घर से बाहर निकलोगे। वो रिलीजियस प्रोसेशंस में और फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर सकती थी, क्लोज फ्रेंड्स को विजिट कर सकती थी, नियर बाय मार्केट में जा सकती थी, कोई ट्रैजिक प्ले हो उसको देख सकती थी अगर उनको अप्रूव किया जाए। लेकिन ये शर्त रखी जाती थी कि वो अपना मुंह वगैरह ढक के रहेंगी, बुरखे में रहेंगी,
और साथ में अपने सर्वेंट को रखेंगी। ये थोड़ी अच्छी अमीर घरों की लेडीज़ के लिए ये सारी चीज़ें थी। दे वर समटाइम्स नॉट इवन थॉट वर्दी टू कुक फॉर डिनर पार्टीज, और कई बार तो उनको डिनर पार्टीज वगैरह के लिए कुक करने के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाता था। मैरिजेस वर अरेंज्ड एंड मोनोगमी वॉज द रूल इन ऑल दी क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैरिजेस थी जो अरेंज होने लगी, और मोनोगामी मतलब एक ही पर्सन के साथ शादी होगी, मोनो मतलब वन। तो आप धीरे धीरे देखें कि इनकी सोसाइटी में मोनोगमी आ गई। सिर्फ जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती थी वर नॉट सब्जेक्ट टू ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस। जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती थी मतलब लोअर क्लास की लेडीज़ जिनके बहुत सारे आदमियों के साथ रिलेशंस रहते थे, उनको प्रॉस्टिट्यूट कहते हैं। तो उन लेडीज़ को इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। द लोएस्ट क्लास ऑफ prostitutes lived in brothels, often in seaports and dressed in very sheer see-through clothing। तो ये जो लेडीज़ होती थी, क्योंकि इनको बहुत नीची नज़र से देखा जाता था, आज भी देखते हैं, तो ये क्या करती थी कि ये बहुत ही शेयर का मतलब होता है पतले कपड़े जिनसे आर पार दिखाई देता है, ये लोग इस तरह के कपड़े पहनकर रहती थी। एंड न्यूडिटी वॉज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, मतलब आप बिना कपड़ों के घूमें या गंदे कपड़े पहने जिनमें से कि आपकी बॉडी नज़र आए, तो ये चीज़ जो थी वुमेन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। और दूसरी तरफ क्या था कि जो आदमी थे वो बिना कपड़ों के एक्सरसाइज भी कर सकते थे, और इवन स्पोर्ट्स में पूरी तरह से कपड़े निकाल के भी खेल वेल सकते थे, उनको इतनी की भी उनको इजाज़त दी गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीक यूथ विद फाइन टोन्ड बॉडीज़ पार्टिसिपेटिंग इन द रनिंग रेस ड्यूरिंग फर्स्ट ओलंपिक फेस्टिवल। जो भी यहाँ पर इनके फेस्टिवल होते थे उसमें जो है आदमी जो है स्पोर्ट्स वगैरह में, रेस वगैरह में, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। सो दिस वॉज सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड की हम बात कर रहे थे। इसमें आगे वो क्या कहते हैं, फियर्सली कॉम्पिटिटिव द ग्रीक डिलाइटेड इन athletic contest and hailed victors with pomp that in other civilization was reserved only for royalty। तो यहाँ पर क्या है कि हर कोई आदमी पार्टिसिपेट कर सकता था और जीत सकता था, लेकिन बाकी के लोगों में क्या होता था कि सिर्फ रॉयल लोग, मतलब कि जो राजा महाराजे होते थे या फिर बहुत अच्छी ख़ानदान के जो लोग होते थे, सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट कर सकते थे या जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी इंसान जो है पार्टिसिपेट कर सकता था। और एक ऐसा कंपटीशन जो था उसको हम क्या कहते थे, ये लोग ओलंपिक गेम्स, जो कि 776 BC में एट एलिस इन द पेलोपोनेशियन पेनिसुला एंड हेल्ड एवरी 4 years देयर आफ्टर फॉर द नेक्स्ट 12 centuries। तो ये हर एक 4 साल के बाद होते थे, आगे की 12 सेंचुरी तक ये होते ही रहे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम्स थे। तो इसके अंदर क्या क्या रहता था, इसमें रनिंग होती थी, रनिंग रेसेस होती थी, चैरियट रेसेस। चैरियट समझते हो, वो बताओ क्या होती है चैरियट? जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसको चैरियट बोलते हैं। बॉक्सिंग हो गई आपकी, रेसलिंग हो गई, आर्चरी। आर्चरी क्या होती है, जो आप तीर कमान वाला वो खेलते हो, वो होती है। जेवलिन थ्रो, जिसमें कि दूर तक वो फेंका जाता है आपकी बॉल सी। ये सारी चीज़ें जो होती थी, ये सारे गेम्स उस टाइम पे थे। अलॉन्ग विद प्रोसेशंस एंड सेक्रीफाइस इन दी ऑनर ऑफ द डाइटी ज़ूस। ज़ूस उनके जो थे राजा, उनको अपना भगवान मानते थे और सबसे पहले उनको ही ऑनर करते थे और उनको ही वो सारे गेम्स को डेडिकेट करते थे। ओनली मैन कम्पीटेड इन द ओलंपिक्स वाइल वुमेन कुड प्रैक्टिस स्पोर्ट्स ओनली इन प्राइवेट। औरतें सिर्फ अपने प्राइवेट एरिया में जहाँ पर आदमियों का आना जाना ना हो वहाँ पर ही प्रैक्टिस कर सकती थी, पर उनको ओलंपिक्स में भाग लेना अलाउड नहीं था। वेसेस ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस विद यूनिक नेम वर ब्यूटीफुली पेंटेड। तो वासेस वो जो होते हैं जैसे फूलदान हो गए, इस तरह की कुछ भी चीज़, उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता था। दे शोड सीन्स फ्रॉम, उसमें क्या दिखाया जाता था, ओलंपिक्स के सीन होते थे, ग्रीक के गॉड्स और गॉडेसेस की फ़ोटोज़ होती थी, औरतें स्पिनिंग कर रही हैं, वीविंग कर रही हैं, हंटिंग के सीन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके वासिस के ऊपर बनाई जाती थी। एंड दीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन। तो आज भी अगर हमें ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जाना है, जानने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी कि वो लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो वहाँ के वासिस से हमें मिल जाती है।
अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो जो ग्रीक्स थे वो बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस थे और कपड़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो अपने इंट्रिकेट मेथड्स रखते थे ड्रिपिंग के, और वीविंग भी वहाँ पर होती थी, और अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए अलग अलग तरह की वो वीविंग करते थे। द टेक्सटाइल्स वर यूजुअली वोवन इन वेरियस साइजेस ऑफ, किस तरह से करते थे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक 4 मीटर का कपड़ा अपनी बॉडी पे लपेटना है, तो मैं सिर्फ 4 मीटर का ही कपड़ा, जितना भी लंबा चाहिए उतनी अपनी वीविंग मशीन पे रख के उतना ही कपड़ा मैं उसको प्रोड्यूस करूँगी। ठीक है, तो सिंस ग्रीक कॉस्ट्यूम्स वर ड्रेप्ड, अगर हम आगे आगे जो हैं पढ़ेंगे कि ग्रीक लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, तो वो क्या करते थे, ड्रेप्ड होती थी उनकी कॉस्ट्यूम्स। अब बीएससी सैम 4 के बच्चे भी ड्रेपिंग देख चुके हैं और सैम 6 के बच्चे भी ड्रेपिंग देख चुके हैं, तो यू नो व्हाट इज़ ड्रेपिंग, जिसमें सिर्फ बॉडी के आसपास जो है कपड़े को लपेटा जाता है, उसको स्टिच नहीं करा जाता, कट नहीं करा जाता। तो उस टाइम पे उस तरह के कपड़े जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो जो जिसको भी पहनना था उसी के करेक्ट साइज़ में कपड़े को बुना जाता था ताकि उसको कटिंग की ज़रूरत ना पड़े। वूल जो था दैट रिमेन द मोस्ट पॉपुलर फाइबर। डोरिक पीरियड में आप देखोगे कि वूल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे जो है लिनन आ गई, फिर कॉटन आ गया लेटर पीरियड्स में। फिर भी जो वूल थी वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद किया। पहले वो किस में होती थी, टोन्स ऑफ वाइट, बट डार्क कलर्स लाइक रस्ट, रेड, ब्राउन, ये सारे जो कलर थे ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, लेकिन पहले सिर्फ ऑफ वाइट कलर्स को ही प्रेफरेंस दी जाती थी। तो इन सबको डाई करने के लिए क्या करते थे वो, प्लांट्स, मिनरल्स, इवन शेल फिश, इन सब चीज़ों से नेचुरल डाइज लेते थे और अपने कपड़ों को डाई करते थे। स्पिनिंग एंड वीविंग वर कंसीडर्ड फिट ऑक्यूपेशंस फॉर क्वींस एंड गॉडेसेस। जो आपने जैसे पुरानी की फेरी टेल्स की स्टोरी सुनी होंगी रम्पेल्स्टिल्टस्किन की, कि तुम राजा के घर में जाओ और वहाँ पर जाकर सोने की चक्की चलाओ या सोने का स्पिनिंग करोगी, ऐसे धागे, ऐसे आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम पे जो है स्पिनिंग और वीविंग जो होती थी ये लोग बहुत ज़्यादा लेडीज़ करती थी, ख़ास तौर पे राजकुमारियाँ या उनकी गॉडेसेस, उनके लिए ये बहुत फिट ऑक्यूपेशन की। घर में अकेले हो, आपने करना क्या है, घर का काम तो करना नहीं, तो आप स्पिनिंग एंड वीविंग कर लो। इन द ग्रीक मैथोलॉजी, मतलब अगर आप ग्रीक्स की बुक्स को आप पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे तो उनकी जो गॉडेस ऑफ विजडम, मतलब कि दिमाग वाली जो उनकी जो देवी थी, जैसे हमारे यहाँ पे सरस्वती जी होती हैं, तो उनके यहाँ पे कौन था, एथीना। ठीक है, तो एथीना जो थी उनके पास में इज़ बीइंग फर्स्ट वुमेन टू वर्क विद द वूल, तो उनको भी वूल में वर्क करते हुए दिखाया गया है। तो उनकी जो भी रिलीजियस सेरेमनी होती थी हर 4 साल के बाद, तो वहाँ पर वो अपने गॉडेस को ऑनर करते थे, तो उनको बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट प्रोसेशन के दौरान दिया जाता था, और मंदिर में उनके स्टैचू के ऊपर वो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक जो है चढ़ाया जाता था उनको ऑनर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग गिफ्टेड वीवर्स, ग्रीक वुमेन वर टैलेंटेड। अच्छा, वो क्या थी, वीवर्स तो थी, वो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करती थी। ज्योमेट्रिक और फिगरेटिव पैटर्न्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, और ज़्यादातर वो क्या करती थी, फ्रेट और ग्रीक की पैटर्न बनाती थी, जो कि बॉर्डर्स के ऊपर, किसी भी चीज़ के बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। और मोटिव्स के अंदर क्या क्या था, जैसे वेव्स बना दी, एग बना दिया, डार्ट का पैटर्न बना दिया, ये बहुत ज़्यादा न्यूमरस स्टाइलाइज्ड फ्लोरल डिज़ाइंस, यानी कि बहुत तरह के फूल, पत्ते, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स होते थे उनके ऊपर बर्ड्स हो सकती थी, फिश हो सकती थी, एनिमल के बैटल सीन होते थे, और लिमिटलेस कलर्स जो है वो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। मोस्ट पॉपुलर कलर्स उनके रहते थे येलो, इंडिगो, वॉयलेट, रेड, पर्पल, और इन सबको एक साथ या अलग अलग किसी भी तरीके से वो अपने कपड़े पे इस्तेमाल कर सकते थे। जो फैब्रिक्स थे वो दे वर डेकोरेटेड नॉट ओनली बाय दी वोवन पैटर्न, मतलब सिर्फ वीविंग के हेल्प से उनको नहीं डेकोरेट किया जाता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी भी की जाती थी, प्लीटिंग की जाती थी, और जो फाइनर लिनन और कॉटन होता था वो तो काफ़ी ज़्यादा प्लीटिंग करके ये ड्रेसेस को बनाते थे। So fabrics were pleated by using a sort of cloth press which smoothened and flattened fabrics and then pleated them. तो कपड़े को प्रेस करके उसको फ्लैट करके उसको उसकी प्लीटिंग कर दी जाती थी।